नमस्कार। आज जिस प्रमाण की हम बात करने जा रहे हैं वह है अनुमान। और आज हम इस अनुमान पर बात करेंगे। न्याय की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक प्रश्न अक्सर आता है परीक्षा में, वो एमए फिलॉसफी में पूछा जाता है और नेट के आपके पाठ्यक्रम में भी है। उसमें है कि न्याय के अनुसार अनुमान तथा उसके विविध प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो वहाँ पर अनुमान जो है उसकी व्याख्या इसी तरीके से की जाएगी जैसा कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रमाण अनुमान की बात है तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण प्रमाण है अनुमान। यह शब्द दो शब्दों का योग है, अनुमान, अनु प्लस मान, यानी अनु प्लस मान का मतलब हो गया अनुमान। अनु शब्द से आशय पश्चात से है और मान का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात अनुमान का तात्पर्य पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाले ज्ञान से है। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि पर्वत पर धुआं है इसलिए वहाँ आग है, क्योंकि हमें ये पहले से ही पता होता है कि धुएं और आग में व्याप्ति संबंध है, अर्थात जहाँ पर धुआं होता है उस जगह पर आग अवश्य होती है। अतः अनुमान को सरल रूप में इस तरह परिभाषित किया जाता है कि जब दो वस्तुओं की व्याप्ति के पूर्व ज्ञान के आधार पर उनमें से किसी एक को देखकर दूसरे का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कहलाता है अनुमान प्रमाण। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सरल शब्दों में हमने अनुमान की जो है बात कर ली है इस प्रमाण की। अब हम इसके मूल हिस्से पर आते हैं कि अनुमान के भेद क्या है। तो अनुमान के जो भेद हैं उसको मैंने यहाँ पर एक चार्ट से दिखाने का प्रयास किया है। टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस, अनुमान के भेद। अनुमान प्रयोजन भेद हैं, व्याप्ति प्रकार के भेद हैं और व्याप्ति स्थापना प्रणाली के भेद हैं। तो प्रयोजन भेद के दो हिस्से किए गए हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। इस तरह से व्याप्ति प्रकार के भेद में पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, इसको सामान्य दृष्ट भी आप कह सकते हैं। और व्याप्ति स्थापना प्रणाली प्रकार के भेद में केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, इस तरह से ये हिस्से किए गए हैं। आइए इसमें से एक एक पर हम विचार कर लेते हैं। अनुमान के भेद पर यानी कि टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस पर हम बात करने जा रहे हैं। चूंकि अनुमान एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, अर्थात विविध आधारों पर इसके भेदों का अधिगमन आवश्यक है। यहाँ प्रयोजन व्याप्ति यानी कि प्रयोजन के आधार पर जो भेद हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ प्रयोजन व्याप्ति और व्याप्ति स्थापना के आधार पर विविध भेदों को सरलतम रूप में देने का प्रयास है। तो सबसे पहले प्रयोजन भेद के आधार पर स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। सबसे पहले बात करते हैं स्वार्थानुमान की। जिस अनुमान को अपने लिए किया जाता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पर्वत पर धुआं देखता है और व्याप्ति संबंध के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि उक्त नियमानुसार पर्वत पर अग्नि है और यह वह खुद के लिए निकालता है, तो इसे स्वार्थानुमान कहेंगे। आप समझिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी एक बारीक रेखा है कि जब वह यह अनुमान खुद के लिए निकालता है तब इसे स्वार्थानुमान कहेंगे। और अगर मान लो इसी में ही हम जोड़ दें कि वह दूसरे को बताने के लिए निकालता है तब ये परार्थानुमान हो जाएगा। परार्थानुमान को और अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। परार्थानुमान जो अनुमान अन्य लोगों को ज्ञान कराने हेतु पंचावयवों का प्रयोग करते हुए किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। ये 5 अवयव कौन कौन से हैं? 5 अवयव हैं। पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा दृष्टांत जिसे कि आप उदाहरण भी कहते हैं, और चौथा उपनय और पांचवा निगमन। तो इस तरह से ये 5 अवयव हैं जिसे हम पंचावयव कहते हैं कि इनके आधार पर हम तय करते हैं कि यह परार्थानुमान है। एक सरल तरीका मैंने आपको बता दिया जिसमें कि हमने स्वार्थानुमान से ही परार्थानुमान तक आपको पहुंचा दिया था। अब इसमें देखिए, पहली बात आई प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? साध्य के पक्ष में होने का ज्ञान प्रतिज्ञा द्वारा कराया जाता है। जैसे पर्वत पर अग्नि है, आप समझिए ये हुई प्रतिज्ञा। अब हेतु क्या होता है? जिस साधन के द्वारा
साध्य का अनुमान होता है उसे कहते हैं हेतु। जैसे क्योंकि पर्वत पर धुआं है, हमने ये कहा कि ये हेतु हुआ कि हमने कहा क्योंकि पर्वत पर धुआं है ना, तो उसी के आधार पर वो प्रतिज्ञा आपने देखी। अगली बात है इसमें दृष्टांत, व्याप्ति की व्याख्या और प्रमाणिकता हेतु दिए गए दृष्टांत का वर्णन किया जाता है, यानी कि उसी एग्जाम्पल को हम कहीं और इस्तेमाल कर लें। जैसे यथा जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर में। तो ये दृष्टांत हो गया, उसी का एक एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। अगली बात है उपनय, जिस व्याप्ति का होना तृतीय अवयव के रूप में दिया जाता है और उसे विशिष्ट हेतु का पक्ष होना दिखाया जाता है, उपनय कहलाता है। जैसे अमुक पर्वत पर धुआं है, तो ये उपनय का उदाहरण होगा। अगली बात निगमन, जिससे साध्य के सिद्ध होने का प्रतिपादन करते हैं। देखिए शब्द कठिन नहीं है, उनका सही अर्थ अगर हमें समझ में आ रहा है तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। जिससे साध्य के सिद्ध होने का प्रतिपादन करते हैं, निगमन कहलाता है। जैसे उस पूरे का हमने निष्कर्ष क्या निकाल लिया, जैसे कि अतः पर्वत पर अग्नि है ना, तो ये हो गया निगमन, ये हमने उन चीज़ों से निकाला है, इसलिए हम इसे निगमन कह रहे हैं। अच्छा, अब जो है प्रयोजन भेद के आधार पर हमने स्वार्थानुमान की बात कर ली और परार्थानुमान की बात कर ली। अब आता है व्याप्ति प्रकार के भेद। इसमें हम पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट की जो है हम बात करेंगे। तो इसमें आपने देखा कि व्याप्ति प्रकार के भेदों को हमने कितने हिस्सों में बांटा है, 3 हिस्सों में बांटा है। इसमें पूर्वत से क्या मतलब है, जब भविष्य के कार्य का अनुमान वर्तमान के कारण से होता है। जब भविष्य में जो काम होने वाला है तो उस काम का अनुमान वर्तमान के कारण से होता है, अतः किसी कारण से कार्य के अनुमान को पूर्वत कहते हैं। किसी कारण से कार्य के अनुमान को पूर्वत कहते हैं। जैसे आजकल मौसम बरसात का चल रहा है और बादल उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं और हम ये अनुमान लगाएं कि आज बारिश होगी, तो ये कैसा हो जाएगा, ये पूर्वत हो जाएगा, क्योंकि हमने बादलों को देख रहे हैं इस तरह से उमड़ते घुमड़ते हुए और उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि आज बारिश होगी, तो ये पूर्वत का एग्जाम्पल होगा। अच्छा, दूसरी बात है शेषवत। शेषवत क्या है, शेषवत कार्य से कारण के अनुमान को कहते हैं। व्याप्ति में साधन व साध्य के बीच कार्य कारण संबंध होता है। इसमें इस समय यानी कि वर्तमान काल में जो कार्य संपन्न हो रहा होता है उसके पीछे कार्य का अनुमान लगाया जाता है। जैसे अचानक नदी में बाढ़ आ जाए, अचानक नदी में पानी का बढ़ने लगे और वो गंदला सा पानी आ रहा है, तो हमें लगा कि पर्वत पर वर्षा हुई है। उसके तीव्र वेग से हमें ये अनुमान लगेगा कि पर्वत पर वर्षा हुई है। जब आप देखते हैं कि पानी बहुत शांत है तब उसको आप इस तरह की बात नहीं कहते, लेकिन जब प्रवाह बढ़ने लगता है, उसका लेवल बढ़ने लगता है और पानी का रंग गंदला हो जाता है और पीछे से बहुत सारा पानी आ रहा होता है, तो हमें लगता है कि पीछे कहीं बारिश हुई होगी। तो ये क्या है, ये शेषवत, इसे हम कहेंगे व्याप्ति के भेदों में शेषवत कहेंगे इसे। अब तीसरी बात है सामान्यतो दृष्ट या सामान्य दृष्ट, सामान्य दृष्ट भी कह सकते हैं इसको। तो सामान्यतो दृष्ट क्या है, सामान्यतो दृष्ट उस प्रमाण का नाम है जिसमें अप्रत्यक्ष के आधार पर भी संबंध का अनुमान लगाया जाता है। जैसे दो अलग अलग दूरस्थ स्थानों पर चंद्रमा को देखकर उसकी गतिशीलता का अनुमान लगाए हम। यह अनुमान कार्य कारण संबंध पर नहीं बल्कि इस आधार पर होता है कि साधन और साध्य एक दूसरे के बराबर निकट पाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं। तो इस तरह की आपने भारतीय फिल्मों में बहुत सारा देखा होगा कि एक जगह नायक देख रहा है उसी चंद्रमा को, एक जगह नायिका देख रही है और दोनों उसकी गतिशीलता का वर्णन कर रहे हैं। तो ये सामान्यतो दृष्ट का उदाहरण हुआ। इसको एक बार पुनः समझ लें कि सामान्यतो दृष्ट उस प्रमाण का नाम है जिसमें अप्रत्यक्ष के आधार पर भी संबंध का अनुमान लगाया जाता है। जैसे दो अलग अलग दूरस्थ स्थानों पर, अलग अलग बहुत दूर हैं लोग, दोनों लोग, तो उस स्थान से चंद्रमा को देख करके उसकी गतिशीलता का हम अनुमान लगाएं। अब तीसरी बात आती है व्याप्ति स्थापना प्रणाली के भेद, व्याप्ति स्थापना प्रणाली प्रकार के भेद। अच्छा, ये जो है व्याप्ति स्थापना प्रणाली,
ये व्याप्ति स्थापना प्रणालियों में शामिल क्या क्या होता है? इसमें जो शामिल होती हैं उसमें हम मुख्य रूप से 6 चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। एक तो है अन्वय, दूसरा व्यतिरेक, तीसरे व्यभिचाराग्रह, और फिर है उपाधि निराश, और सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, और तर्क। तो व्याप्ति स्थापना प्रणाली में ये 6 चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर उसके प्रकार को बताना है तो हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे सीधे आएंगे कि इसमें ये केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी क्या है। लेकिन उसको भी एक बार आप पुनः संज्ञान में कर लें कि व्याप्ति स्थापना प्रणाली, व्याप्ति स्थापना की जो प्रणालियां हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है? अन्वय होता है, व्यतिरेक होता है, व्यभिचाराग्रह, उपाधि निराश, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष और तर्क। अगर इसके बारे में किसी के बारे में आपको कोई भ्रम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे लिख करके, और उसको वहां पर हम स्पष्ट कर देंगे। तो अभी हम सीधे सीधे आते हैं व्याप्ति स्थापना प्रणाली के भेदों में। सबसे पहले केवलान्वयी पे। जब साधन और साध्य में नियत सहचर्य पाया जाता है तो यह केवल अन्वयी कहलाता है। इस प्रकार की व्याप्ति केवल अन्वय द्वारा स्थापित होती है। इसमें व्यतिरेक का एकदम अभाव रहता है। उदाहरणार्थ, सभी ज्ञेय अभिज्ञेय हैं। अन्वय व्याप्ति के बल पर खड़ा किया हुआ हेतु केवलान्वयी कहलाता है। इसमें उपस्थित शब्द केवल उसके व्यतिरेक व्याप्ति की संभावना को दूर कर देता है। नाम में स्पष्ट है केवल और अन्वयी, तो जो है यहाँ पर इनमें सहचर संबंध, और इसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं केवलान्वयी को। अगली बात है केवल व्यतिरेकी। देखिए इसमें भी लगा हुआ है केवल। जब हम जीवित शरीर को सिद्ध करने हेतु यह कहते हैं कि उसमें आत्मा है, क्योंकि उसमें प्राणादिमत्व यानी कि प्राण जिससे सिद्ध हो रहे हैं, प्राण, इंद्रियां, हृदय आदि उपस्थित हैं। अर्थात जब साधन तथा साध्य की अन्वय मूलक व्याप्ति से नहीं बल्कि साध्य के अभाव के साथ साधन के प्रभाव की व्याप्ति के ज्ञान का अनुमान होता है, तो इसे केवल व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। आप देखिए लास्ट की जो पंक्तियां हैं उनमें ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जा रही है। उसमें क्या है कि जो साधन तथा साध्य की अन्वय मूलक व्याप्ति से नहीं बल्कि साध्य के अभाव के साथ साधन के प्रभाव की व्याप्ति के ज्ञान से अनुमान होता है, तो इसे केवल व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं, यानी व्यतिरेक के आधार पर अनुमान। अगली बात है अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी ये क्या होता है? जब साधन के उपस्थित रहने पर साध्य भी उपस्थित रहता है, एवं साध्य के अनुपस्थित होने पर साधन भी अनुपस्थित हो जाता है। यानी जब साध्य है तब साधन है, जब साध्य नहीं है तो साधन नहीं है। अर्थात व्याप्ति का ज्ञान अन्वय एवं व्यतिरेकी सम्मिलित उपस्थिति पर ही निर्भर करता है। दोनों की उपस्थिति होगी तभी जो है इस पर जो है डिपेंड करेगा। अतः अन्वय व्यतिरेकी अनुमान उसको कहा जा सकता है जिसमें साधन और साध्य का संबंध अन्वय और व्यतिरेक दोनों के साथ स्थापित होता है। अर्थात जैसा अगर हम ये कहेंगे कि जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, तो आप देखिए दोनों का न होना यहां पर पाया गया। अगर हम कह देंगे कि जहां धुआं है वहां पर आग है, तो दोनों का होना पाया गया है। दोनों का होना चाहिए, यानी कि साध्य भी रहे और साधन भी रहे, तब हम उसे अन्वय व्यतिरेकी के क्षेत्र में रखेंगे। तो इस विवरण से स्पष्ट है कि अनुमान प्रमाण एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, इससे संबद्ध कुछ शब्दों की जानकारी अगर आपको हो तो उसे आसानी से समझा जा सकता है। और अनुमान जो है ये इतना टिपिकल नहीं है। अगर आपको जो कुछ मैंने बोला है वह आपको लिखित रूप में चाहिए तो educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।